हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटिक्स सुपर 20। इस वीडियो में बात करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, बेसिक से एडवांस तक सभी क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक टॉप 1000 क्वेश्चंस, जो आपके 1000 क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम कवर करेंगे यहाँ पे। और इसका ये पार्ट 1 है जिसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, उनकी जो थ्योरी है उसको भी धीरे थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अपने नॉलेज को टेस्ट करिए और आपको अकाउंटिंग का कितना ज्ञान है, 20 क्वेश्चन में से आपको कितने आते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, उसका भी जवाब दीजिएगा। और शुरू करते हैं वीडियो आज का। अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ, लेखांकन किसकी परिभाषा है? तो लेखांकन जो है आपकी ये बिजनेस की परिभाषा है, व्यवसाय की परिभाषा है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? इनमें से कौन सा लेखांकन का अंतिम क्रम है? तो जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपका लास्ट स्टेप होता है। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसको अगर आप समझेंगे टेबल के अनुसार, तो अकाउंटिंग जो होता है सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है या इवेंट्स होता है आपके बिजनेस का। और इसमें जो है सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता है सबसे पहले आपकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती है जो आप रिकॉर्ड करते हो, किस में करते हो? जर्नल में करते हो। जर्नल में क्या होता है, जैसे कैश बुक होता है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, बिल, पेमेंट बुक। मतलब जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो आप बिल जैसे फीस जमा करते हो तो एक बिल मिलता है, तो वो क्या होगा, आपका जर्नल हो गया। ठीक है, जो रसीद बनाते हैं, कैश बुक होती है, वो एक तरह का जर्नल ही होता है। ठीक, अब वो जर्नल क्या होता है, उसके आगे वो तो आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि उसको आप उसको अकाउंट को डिवाइड करेंगे कि कैसा अकाउंट, कौन कौन सा अकाउंट है। उसको लेजर बोलते हैं, खाता बही या बही खाता। तो पहला स्टेप आपका था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासीफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद समरी होता है। समरी में क्या होता है कि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, ठीक है, टैली वगैरह पे। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, उसके बाद आपका समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग के बाद एनालिसिस होती है, इंटरप्रिटेशन होता है। उसको एनालाइज करते हैं कि आपका जो है कंपनी किस पोजीशन में है, उसको स्टडी करने के लिए कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है। ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद आपका लास्ट में होता है उसको कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि आप जो है दूसरों को वो चीज़ समझा सको। ठीक है, आपको जैसे किसी कंपनी को लोन लेना है तो आप अगर किसी को समझाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी किस प्रोग्रेस में है, ठीक है, कंपनी की पूरी अकाउंटिंग बताने के लिए आपको इतने स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला स्टेप क्या है आपका? पहला स्टेप आपका रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट है आपका क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, लास्ट आपका कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एक्रुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। लेखांकन की वित्तीय संचय अवधारणा के अनुसार एक व्यापारिक लेन देन तब रिकॉर्ड किया जाता है जब अकाउंटिंग के वेरियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरियस प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम अपनाते हैं, जिससे कि आपकी अकाउंटिंग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अकाउंटिंग क्लियर रखने के लिए हम कई कॉन्सेप्ट्स को अपनाते हैं। इनमें से आपका एक होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, दो तरह के बेसिस होते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका बी, व्हेन ट्रांजेक्शन अकर, जब लेन देन होता है तभी इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि व्हेन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज दे अकर, इवन इफ द पेमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस हैज नॉट बीन रिसीव्ड और मेड, इट इज नोन एज एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। बेसिकली देखिए एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई बिजनेस किया है और आपने किसी सामान की डिलीवरी कर दी है, आपने किसी को कोई सामान दे दिया। अब सामान देने के बाद आपको पैसा मिला या नहीं मिला, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कब मिलेगा, वो डिपेंड नहीं करता। आपको वो चीज़ अपने बुक में, कैश बुक में, मतलब जनरल बुक में आपको उसको नोट कर लेना है। इसी महीने की अगर आपको डिलीवरी हुई है तो इसी महीने में नोट कर लेना है। मतलब कि उसको कैश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपके सर्विस के ऊपर देखना है। अगर आपकी सर्विस ट्रांसफ़र हो गई तो आपको उसको नोट कर लेना है। ये क्या होता है, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कोई सामान आप लेने गए हैं और वो सामान आपने ले लिया है, भले उसको पैसा दिया है, कम दिया है, आधा दिया है, पूरा दिया है,
वो डिपेंड नहीं करता। अगर आपने सामान ले लिया तो उसको आप वहाँ पे नोट करा देंगे। इसको बोलते हैं एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल स्टेट दैट ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर और अदर बिजनेसेस। लेखांकन की कौन सी अवधारणा सिद्धांत यह बताता है कि किसी व्यवसाय के लेन देन का रिकॉर्ड उसके मालिकों या अन्य व्यवसायों से अलग रखना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट में एक होता है आपका कौन सा कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपके बिजनेस और ओनर दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। बिजनेस और ओनर दोनों को आपस में इंटर रिलेट नहीं करना चाहिए। बिजनेस अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है। जैसे कि अंबानी का बिजनेस है, अगर बिजनेस रिलायंस घाटे में जाता है तो अंबानी का घर नहीं बिकेगा, ठीक है। अंबानी का पर्सनल लाइफ अलग है, ओनर्स के लाइफ अलग है और उसका बिजनेस अलग है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट में कहा गया आपका एंटाइटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और इकोनॉमिक एंटाइटी कॉन्सेप्ट, मतलब इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। तो ये इतने तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एंटाइटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजर कॉन्सेप्ट जिसमें कि केवल मनी को ही रिकॉर्ड किया जाता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। और अभी यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अमाउंट पेड बाय फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी इज, मशीनरी की खरीद पर दिया गया पैसा किस तरह का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल लॉस या रेवेन्यू लॉस, क्या है बताइए। देखिए दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए जो भुगतान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये आपका एक रेवेन्यू होता है और कैपिटल होता है। कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो चीज़ें आप एक फिक्स्ड एसेट्स जैसे खरीदते हैं आप अपने, ठीक है, अस्थायी संपत्ति के क्रय अथवा उसके मूल्य की वृद्धि के उद्देश्य के लिए किया गया। गैर आवर्ती मतलब कि ये रिपीटिंग नहीं होता है, ठीक है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो रिपीटिंग नहीं होता, रिकरिंग नहीं होता। जो रेवेन्यू होता है वो रिकरिंग होता है, ठीक। जो एक्सपेंडिचर आपका बार बार रिपीट होता है, जैसे कि आपके जो लेन देन वाले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल आपको लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। जैसे कि लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी दीर्घकालिक होती हैं। और जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी हो गई, स्टेशनरी जो आपके सामान होते हैं, गुड्स हो गए, ये सब जो है आपकी रोज़ की लेन देन में होता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो किसी जब बिजनेस को आप इस्टेब्लिश करते हो, जितने भी सामान लगते हैं स्टार्टिंग में, वो सब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। उसको यहाँ तक कि इंस्टॉल करने में भी जो खर्चा आता है वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। नेक्स्ट, वेजेस पेड टू वर्कर फॉर एक्शन ऑफ मशीनरी आर, तो मशीनरी के निर्माण के लिए श्रमिकों को दी गई मजदूरी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मशीनरी को इस्टेब्लिश कर रहे हो तो वहाँ पर जो लग रहा है आपका, पेड कर रहे हो, पैसा लग रहा है, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी। ए पेमेंट फॉर फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड इज कॉल्ड, तो आप जो कच्ची सामग्री किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खरीद रहे हैं, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, क्या ये लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है। ये तो आप फ्रिक्वेंटली रिपीट, रोज़ कच्चा माल रोज़ खरीदते हैं, रोज़ प्रोडक्ट बनाते हैं, रोज़ सेल करते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका आंसर क्या होगा, बी, रेवेन्यू पेमेंट। नेक्स्ट आपका गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट आर क्लासिफाइड एज, गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स इंडस्ट्री के वो इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम करेंसी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका कुछ मूल्य होता है। जैसे कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उसको हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, आपके पास जितने भी सामान है, अगर उसको मनी के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसको एसेट्स बोलेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कि आपके फिक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनको बोलते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। तो इसी में दो तरह का होता है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल होते हैं जो जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस होती है। टेंजिबल होते हैं नॉन टेंजिबल, जिनको हम भौतिक रूप से छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। तो टेंजिबल आपके जैसा मशीन, भवन, नगद, कैश वगैरह आ गया। इनटेंजिबल में होता है कि आपका जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट क्या है आपका, इनटेंजिबल एसेट्स है। विच ग्रुप्स आर ओनली कंटेन फिक्स्ड एसेट्स, इसमें से कौन सा है ग्रुप जो चारों है कि सारे जो है
फिक्स्ड एसेट्स हैं, अचल संपत्ति हैं सारे। तो इसका सही आंसर होगा लैंड, मशीनरी, प्रेमिसेस, कैश। ठीक है, सॉरी, लैंड, मशीनरी, प्रेमिसेस एंड व्हीकल्स। ठीक है, कैश तो आपका लेन देन चलता रहता है। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं आपके? सी वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेब्ट्स ड्यू बाई अ बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर एंड अदर आर टर्म्ड एज। व्यवसाय द्वारा अपने मालिक और अन्य लोगों पर बकाया ऋण है। क्या आपका? कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, एसेट्स। तो मालिक और अन्य लोगों पर बकाया ऋण, ये क्या कहलाता है आपका? लायबिलिटीज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? जो पैसा हमने दूसरों लोगों से लिया हुआ है और वो पैसा हमें उन्हें वापस करना है। ठीक है, इट मीन्स अमाउंट ओड टू अदर्स एंड डेप्ट टेकन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने किसी से अगर पैसा लिया तो उसको हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, किसी से सर्विस ली है मगर उसका पैसा भी दिया नहीं है तो वो लायबिलिटीज़ होती है। जैसे कि आप रेंट पे रह रहे हो तो आपने रेंट का पैसा भी दिया नहीं तो आपकी वो लायबिलिटीज़ कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण के रूप में जो बताया गया इस क्वेश्चन में वो क्या है? लायबिलिटीज़ है। ठीक, लायबिलिटीज़ को हिंदी में दायित्व कहते हैं। ये भी आपका दो तरीके का होता है, एक करंट होता है और एक नॉन करंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी। विल रिसीवेबल एंड डेब्ट्स आर। प्राप्य बिल और लेनदार क्या है? तो ये आपका करंट एसेट है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? लेखांकन समीकरण इनमें से कौन सा सही है? तो जल्दी बताइए, फास्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर रिफर्ड एज। राजस्व और व्यय खाते को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आपके चार तरह के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, अब एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, एक इस तरह कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट। इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो राजस्व और व्यय खाते जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस वाले जो अकाउंट होते हैं वो आपके आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो ये एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, उसके नाम से कोई खाता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का खाता, राम एंड ब्रदर्स का खाता, टाटा लिमिटेड का खाता, भारतीय खाद्य निगम का खाता, बैंक का खाता, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जो किसी संपत्ति अधिकारों से संबंधित होते हैं, जो एसेट्स होते हैं। जैसे आपके टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स थे, बताया था मैंने, फिक्स्ड एसेट्स से। तो वो एसेट्स के नाम पे, जैसे कोई मशीनरी का कोई एक अकाउंट है, ठीक है, मशीन का अकाउंट, तो जो उनके नाम होते हैं वो क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नाम मात्र अकाउंट होता है। इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट कैसे होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे कि मजदूरी का अकाउंट हो गया, सैलरी का, वेतन का, किराए का, कमीशन का, बट्टा ब्याज का, ये सब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स एसेट्स लायबिलिटीज एंड। रियल अकाउंट में कौन कौन सा होता है? जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज और क्या होता है? वास्तविक खाते, संपत्ति, दायित्व और डैश से संबंधित खाते होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, कैपिटल, पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी होता है। ठीक है, वास्तविक खाते संपत्ति, दायित्व और पूंजी से संबंधित खाते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इज कॉल्ड। तो किस बुक में हम लेन देन को रोजाना के हिसाब से दर्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले हम जो अपनी एंट्री करते हैं वो किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होता है रिकॉर्ड करते हैं एक सीक्वेंस में, उसको हम जर्नल में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। और लेज़र क्या होता है आपका? लेज़र होता है कि जब हम इसको जनरल में इसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करने के लिए हम इसको लेज़र मतलब बही खाता में भेजते हैं और लेज़र के बाद फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, डे बुक इज अनदर नेम ऑफ। दैनिक पुस्तक किसका दूसरा नाम है? तो दैनिक बुक जर्नल का ही दूसरा नाम है और इसका सही आंसर होगा डी। ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। लेन देन को बही खाते से कहाँ से चिन्हित किया जाता है? मतलब जो बही खाता होता है आपका, लेजर अकाउंट होता है, वो कहाँ से आप जो लेन देन कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं? तो जनरल से, मैंने बताया जनरल बुक से आप इसको फिर लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, सॉरी।
कैश बुक क्या होता है आपका? जनरल होता है, लेजर होता है, जनरलाइज लेजर, बैलेंस शीट क्या होता है? तो कैश बुक जैसे मैंने बताया था क्या होता है, जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ। एक खाता बही को क्या कहा जाता है? प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, नन ऑफ दिस। तो लेजर को जो है फाइनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? 4 ऑप्शन दिया है, बताइए। तो इनकम और एक्सपेंसेस की बात होती है नॉमिनल अकाउंट में, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका सी होगा। और डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेम्स, सारे खर्चे और नुकसान को डेबिट और सारे आय और लाभ को क्रेडिट में करते हैं। इसको ऐसे समझिए, डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता है। डेबिट में होता है जो आपको पाते हैं, व्हाट कम्स इन इट कॉल्ड डेबिट, व्हाट गोज आउट इसको किस में रखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है। जैसे आप लेजर तैयार करते हैं तो इस तरफ डेबिट इस तरफ क्रेडिट लिखते हैं। तो रिसीवर किस में होता है, डेबिट में, जो प्राप्त किया वो डेबिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। लॉस एक्सपेंस किस में होता है, डेबिट में, गेंस इनकम क्रेडिट में, एसेट्स डेबिट में, लाइबिलिटीज क्रेडिट में। ठीक है। इसी को हिंदी में देखेंगे तो व्यक्तिगत अकाउंट, वास्तविक अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट बताया था। तो प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत अकाउंट में देखें, प्राप्त करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। वास्तविक अकाउंट में जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट में सभी व्यय और नुकसान को डेबिट करो और सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। इसको एक बार देख लो, ठीक से समझ लो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करिए, तो इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। और आपको 1000 क्वेश्चन लाने के बाद धीरे धीरे आप पूरे अकाउंट में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है। अकाउंट आपको अच्छे से आ जाएगी, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो EPFO की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC CGL ऑडिटिंग का जो पोस्ट होता है AO वाला, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। MBA MCOM BCOM वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।